तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का हमारा जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर कर लेते हो तो आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं ये कोड कौन सा है। तो BPSE 145 यानी कि पूर्वोत्तर भारत में विकास, भारत का विकास। तो ये हमारा कोड है, थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का कोड है। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसका, एक मैंने और एक सेशन करवा रखा है जो कि उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर पर्टिकुलर अपने सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, ये हमारा आज के सेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के लिए भारतीय संविधान में निहित विशेष प्रावधानों की उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि पूर्वोत्तर के लिए भारतीय संविधान में जो बातें बोली गई है उन प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो पहली बात यह है कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद की बात बोल रहा है। तो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था थी क्या था, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा सब हेडिंग है, पहला जो है पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें बोली गई, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए सभी धर्मों को एक बराबर नज़रिए से देखने की प्रक्रिया को ही धर्मनिरपेक्षता बोला गया है, जिसमें किसी भी धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना देकर सभी धर्मों को बराबर अधिकार, सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण में रखने का प्रयास किया गया है, जो कि हमारे संविधान धारा 25 से 28 तक जो है धार्मिक व्यवस्था जाति पात को रूप में ना रखकर सभी को धर्म के अनुसार एक बराबर में रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखते हैं। सेकंड हमारा है भारत, भाषा। देखिए, भारतीय संविधान में भाषा को मानने की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे बोल सकते हैं कि धारा 29 से 30 के रूप में देखा गया कि भाषा को सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी प्रावधान है, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज है उसको भी सुरक्षा रखने का प्रावधान किया गया हमारे संविधान के रूप में। ठीक है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के भाषाओं को अपने राज्यों के अनुसार बोलते हैं। तो हमें अपने भाषा का जो बोलना, और कोई भी हमारे भाषा पर किसी प्रकार का व्यंग करता है तो हम उस पर कानूनी अपराध भी दायर कर सकते हैं, या फिर एक अपराधी के रूप में उसे कानून के खिलाफ जो है, कानून के अनुसार जो है उसे खिलाफ मुकदमा भी दायर करवा सकते हैं। तो ये हमारा भाषा था। उसके बाद सामाजिक न्याय, यानी कि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया, जो कि धारा यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है यहाँ पे देखने को मिला, जो समाज के प्रति सभी जाति पात जनजाति व्यवस्था, सभी को समाज के प्रति एक न्याय की व्यवस्था देखने को मिला। ठीक है, जिसमें हम समाज की अवधारणा के रूप में देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता जिसे हम सिटीजनशिप बोलते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के रूप में जो है हमारा नागरिकता की व्यवस्था भी प्रदान किया गया, जिसमें अगर इस मामले में देखा गया तो यहाँ पे धारा 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की प्रति जो है क्या नियम होंगे, क्या व्याख्या होगा, एक नागरिक कैसे एक व्यक्ति बनेगा, इन सभी बातों का जो है जिक्र यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो हमारे समाज की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से हमारे समाज में विस्थापित होती गई, हमारे समाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आती गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने अपने नागरिकता का उपयोग करके एक भारत के नागरिक कहलाएं, इस बात का जो है हमने ध्यान दिया। उसके बाद न्यायपालिका, यानी कि बोल सकते हैं जुडिशरी बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। तो देखिए, न्यायपालिका भारतीय संविधान में जो जिक्र किया गया कि सभी जो है सभी को न्याय मिले, इस बात का ख्याल रखा गया, और इसके कारण जो है यहाँ पर न्यायपालिका को कितनी स्थापना कब होगा, कितना वेतन मिलेगा, उसकी पद क्या है, ये सारी बातों को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का क्या भूमिका रहेगा, ये सारी बातों को जिक्र इसमें किया गया तथा न्यायपालिका क्या कार्य है, दूसरे के प्रति जो है पर्टिकुलर उसका क्या सिचुएशन है, ये सारी बातें जो है न्यायपालिका की व्यवस्था में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हमारा महिला सुरक्षा, अगला सब हेडिंग है महिला सुरक्षा, जिसे हम
वुमेन सिक्योरिटी या फिर बोल सकते हैं कि सेफ्टी के रूप में देखते हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए भी प्रावधान किया है, जिसे हम महिलाओं की ताकि आज़ादी और वो भी अपने बोल सकते हो कि दहेज प्रथा जैसे क्रूरता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में ये सारी बातों का वर्णन देखने को मिला है, जिसमें हमने महिलाओं का एकमात्र व्यवस्था एक ही है कि सभी महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, वो अपने जीवन का जो निर्वहन कर सके, जी सके, वो भी स्वतंत्र होकर अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने में सक्षम हो सके। इस बात पर ध्यान देते हुए हम अपने संविधान के रूप में जो है उनको अधिकार प्रदान किए और तथा उनको एक बोल सकते हैं कि उनको समानता के रूप में इक्वल रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के अकॉर्डिंग, जो कि अब कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ आप शिक्षा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। शिक्षा भी इसमें पॉइंट है कि हमारे संविधान में जो है पूर्ण रूप से शिक्षित होने का भी अधिकार हमें प्रदान किया गया है। हमें शिक्षा से कोई वंचित नहीं रख सकता। ये समाज में हमारा बोल सकते हो संविधान के रूप में जो है हमें प्रदान किया गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद हमने ये देखा पूर्वोत्तर में, हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर में स्वायत्तता आंदोलन के उदय के कारणों की विश्लेषण कीजिए। अब देखो, स्वायत्तता का मतलब होता है कि हमारा जो स्वयं का अधिकार हो हमारे देश पर, इसके बारे में बता रहा है कि हमने स्वायत्तता के बारे आंदोलन क्यों किए, उसके उदय का कारण क्या बना। तो देखिए, स्वायत्तता आंदोलन एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमने मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे समाज, हमारे देश का अंग्रेजों का उस पर किसी प्रकार का अधिकार ना हो, उस पर हमारा अधिकार हो। किसका हो? हमारा खुद का अधिकार हो। तो इसीलिए हमने स्वायत्तता आंदोलन की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए नजर आया। तो हमारा इसमें पहला सब हेडिंग है राष्ट्रीयता की जागरूकता। देखिए, स्वायत्तता आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? राष्ट्रीयता की जागरूकता हमने सभी लोगों में फैलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारा देश हमारा खुद का राष्ट्र है, हमारा खुद की एक अस्तित्व है, हमारे खुद के देश का जो पहचान है हमसे है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयता की जागरूकता हमारे समाज में देखने को मिली और हम अपने संघर्ष के रूप में अपने एक राष्ट्र को पाने के लिए, अपने राष्ट्र की देखभाल करने के लिए हमने सज्ज होकर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब यही कारण था कि जिसमें हमारी भावना, जिसमें हमारी लड़ाई, हमारे बोल सकते हो अस्तित्व, हमारी पहचान, ये सारी बातें अब हमें संघर्ष के रूप में, हम अपने आंदोलन के रूप में अपने राष्ट्र को एक करने के लिए हम जागरूक हो गए। ठीक है, तो ये हमारा पहला सब हेडिंग है। अब अगला सब हेडिंग है अर्थव्यवस्था और आर्थिक दृढ़ता या फिर विकास। अर्थव्यवस्था का विकास या फिर आर्थिक विकास लिख सकते हैं। हमने आर्थिक विकास लिख सकते हैं। देखिए, स्वायत्तता आंदोलन का हमारा एकमात्र और लक्ष्य था कि हम अपने आर्थिक विकास को कर सके। क्यों? क्योंकि देखिए, अंग्रेजी व्यवस्था हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो जितनी भी भाई कमाई हो रही थी वो सब टैक्सेस के रूप में हमें देना पड़ता था। अब खेतों में हम खेती कर रहे थे, उस पर भी टैक्स लगाए गए थे, कर लगाए गए थे। तो इसी कारण से हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था का विकास करने के लिए स्वायत्तता आंदोलन का बिगुल बजाने का मतलब होता है शुरुआत कर देना। ठीक है, जिसके खिलाफ हमने व्यापारिक कंपनियों के खिलाफ हमने आंदोलन छिड़काव कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है न्याय के प्रति समानता। न्याय के प्रति समानता यानी कि हमने अब न्याय की मांग करना शुरू कर दिया, यानी कि बोल सकते हो कि जस्टिस के रूप में मांग करना शुरू कर दिया। हम अपने अधिकारों के प्रति, हमारे ऊपर कोई भी शोषण हो रहा था, कोई भी अत्याचार हो रहा था मजदूरों पे, श्रमिकों पे या फिर जो बोल सकते हो वर्कर पे, तो अब हम अपने न्याय के प्रति ना जागरूक होने लगे, मांग करने लगे, जिसके कारण स्वायत्तता आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। अब उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक के खिलाफ जो है हम लड़ने लगे, यानी कि जो हमारे धार्मिक और संस्कृति का विनाश होने लगा अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सभ्यता के द्वारा, तो उसके द्वारा जो है लोगों में भी ये भावना कहीं ना कहीं, हम अब अपने धार्मिक और संस्कृति की जो व्यवस्था है लोगों में भी ये छिड़ गया था कि सबका धर्म, अपने धर्म को हम अपनी प्रायोरिटी देंगे, अपने संस्कृति को प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर मेरी धर्म है, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा धर्म है। इस तरीके के लोगों के मन में भी धारणा आने लगा।
तो जिसके कारण है ना स्वायत्तता आंदोलन देखने को मिला और बढ़ चढ़कर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के रूप में जो है इसे आगे बढ़ाया गया। अंग्रेजों के धार्मिक समाज को खत्म करने का प्रयास किया गया ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रह सके, हमारा संस्कृति सुरक्षित रह सके। ठीक है, उसके बाद अगला सब हेडिंग है जाति लिंग के मुद्दे के खिलाफ आंदोलन। अब जाति लिंग के मुद्दे के खिलाफ आंदोलन, जाति क्या था? जाति एक पर्टिकुलर रिलीजन्स था कि हाँ इस जाति से बिलोंग करता है। अब क्या था? लिंग। लिंग के अनुसार देखा जाए तो पुरुष महिला भाई अलग तरीके से हमारा समाज बटा हुआ था कि भाई महिला बस चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहेंगी, महिला बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में जानी जाती है, महिलाओं का जो बोल सकते हो अस्तित्व वो है बस घर में अपने ज़िंदगी को जीना ही है, महिला पुरुष के बराबर नहीं हो सकती। ये जो सोच था, इस सोच को ख़त्म करने के लिए स्वायत्तता आंदोलन को शुरुआत किया गया। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दिया, स्वायत्तता आंदोलन का मतलब तो होता है कि स्वयं का अधिकार हो जाना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपातकालीन व्यवस्था का निर्माण। आपातकालीन व्यवस्था की बात की जाए तो जहाँ पर हमने अब अलग अलग स्थितियों में, जैसे कि आज देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में आपातकालीन लागू होने का व्यवस्था देखने को मिलता है, हमारे कानून में है 352 से लेके 352 से लेके 360 के रूप में जो है हमारी आपातकालीन व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक जो है हमारा आपातकालीन कानून लागू करने का प्रयास देखने को मिलता है। तो इस कारण से हमारा जो शिक्षा व्यवस्था, हमारा जो संघर्ष, हमारा जो सामाजिक संकट था, जो हमारा सोसाइटिकल या फिर बोल सकते हो हार्मफुल था, वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारा जो शिक्षा में जागरूकता हम लाने के लिए भाई हमने क्या किया, स्वायत्तता आंदोलन को अपना लिया था। तो ये आपका सब हेडिंग है अकॉर्डिंग आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ये आप सब हेडिंग अगर अच्छे से मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं सब हेडिंग से बता रहा हूँ आप अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलनों के महत्वपूर्ण व्याख्या कीजिए या फिर महत्व की व्याख्या कीजिए। पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब देखिए पूर्वोत्तर आंदोलन में छात्र आंदोलन क्यों हुए? देखिए छात्र आंदोलन एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी भी समाज की सोच व्यवस्था, साहित्य व्यवस्था, समाज को बदलने का एक कारण बनती है। छात्र आंदोलन जो है अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, छात्र आंदोलन सकारात्मक तरीके से काम कर रहा है तो आज हमारे समाज की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से ऊंचाइयों को, तरक्की और डेवलपमेंट और बोल सकते हो विकास तथा प्रगति तथा उन्नति के प्रति जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर छात्र अपने अधिकारों के लिए अपने शिक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं तो उस स्थिति में शिक्षा जो प्रणाली है, शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें मजबूती आएगी और जिसके कारण वो अपनी उन्नति और अपने विकास के प्रति जो है काफ़ी एग्रेसिव होंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे अपनी शिक्षा के व्यवस्था के रूप में, अपनी शिक्षित व्यवस्था तथा बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण आंदोलन व्यवस्था के रूप में अपने संघर्ष के क्या सही है क्या गलत है इस बारे में वो जान पाएंगे। तो छात्र आंदोलन का एकमात्र पूर्वोत्तर भारत में एक कारण रहा जिसके महत्व की बात की जाए तो देखिए ये आंदोलन पहलू व्यवस्था में बटा हुआ था। पहलू का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप बटा हुआ था, जिसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर भी छात्रों ने आंदोलन किया, जो सामाजिक व्यवस्था में जो क्रूरता था उस पर भी छात्रों ने आंदोलन किया, समाज में हो रहे शोषण व्यवस्था था उस पर भी छात्रों ने आंदोलन किया, समाज में हो रहे आंदोलन में आपका बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार से जो है आंदोलन कुछ भागों में बांटा गया। तो देखिए छात्र आंदोलन में आपका पहला आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पर छात्रों ने न्याय की प्राप्ति के मुद्दे को छेड़ते हुए नेताओं को सामान्य लोगों की समानता की जाए, समान लोगों के बारे में सोचा जाए, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके बारे में फैसले लिए जाए, उनके हित के लिए कार्य किए जाए, इन सभी बातों के बारे में छात्र आंदोलन के बारे में जिक्र किया गया। ये आपका पहला आंदोलन था। अब उसके बाद दूसरा आंदोलन में क्या हुआ कि यहाँ पे सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जो है समाज के लोगों को जागरूकता फैलाया गया कि हमारा समाज में ना खुद की एक जिम्मेदारी है कि हमें ये अपने समाज में कार्य करने हैं, हमारे जिम्मेदारी के रूप में ये हमारा जो धर्म है उस चीज़ को कंप्लीट करना है। अब छात्र आंदोलन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था? छात्रों ने एक आवाज़ उठाया। इस आंदोलन में नेताओं में जो आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी, अब यहाँ पर नेताओं को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए भी अब आंदोलन के रूप में सरकार के सामने जो है मांग करने की व्यवस्था अपनाई गई, एक ढंग के अनुसार, एक तरीके के अनुसार।
ठीक है, ये तीसरा आंदोलन था। अब चौथा आंदोलन में क्या था कि चौथा आंदोलन में शिक्षा में योगदान देने के लिए, शिक्षा का महत्वपूर्ण संरचना को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा को मजबूत लाने के लिए छात्र आंदोलन किए गए, जिसमें आपका देखा गया कि राजनीति व्यवस्था पर इस मुद्दे पर मांग छिड़ा और जागरूकता फैलाने के लिए छात्रों ने अपनी शिक्षा के माध्यम और अपनी शिक्षा को और ज़्यादा महत्वपूर्ण करने के लिए, उसे और ज़्यादा तरक्कीपूर्ण करने के लिए यहाँ पर आंदोलन किए गए। ठीक है, तो ये आपका चौथा आंदोलन था। अब उसके बाद हमारा आ जाता है छात्र आंदोलन का पांचवा आंदोलन की बात बोली जाए तो यहाँ पे समाज को सशक्तिकरण करने के लिए, सशक्ति यानी कि समाज में एक शक्ति स्थापित करने के लिए कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण करता है, चाहे राजनेता करता है, चाहे समाज के लोग करते हैं, तो उस समय समाज एक होकर उनके खिलाफ डायरेक्ट उसी टाइम एक्शन लेगा, उसी टाइम आवाज़ उठाएगा। तो ये आपका पांचवा आंदोलन था। अब उसके बाद आपका छठा आंदोलन की बात बोला जाए तो यहाँ पे छात्र आंदोलन में नेताओं का संघर्ष भी शामिल किया गया कि भाई नेता ये नहीं है कि भाई नेता बन गए ना तो उनका काम क्या है, बस एसी वाले रूम में बैठ के आराम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी संघर्ष करे जैसे कि आम नागरिक अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। तो छात्र आंदोलन में ये आपका जो है पर्टिकुलर छठा जो है पॉइंट बनता हुआ नजर आया। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि बोल सकते हो कि भारत के पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका महाद्वीपों में जैसे बटे हुए हैं, जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, सिक्किम, असम, ये क्या है हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो है राज्य हैं। ठीक है, तो इनके विकास या फिर आर्थिक कारण क्या है, इनके विकास में आर्थिक कारण क्या है? तो देखिए खनिज संसाधन, पहली बात तो यह है कि इनका विकास जो है धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात बोलूँ तो इनका विकास जो है ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो पहला कारण क्या है? खनिज संसाधन। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खनिजों का समृद्धि व्यवस्था जो है प्रसिद्ध व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन अगर मैं बात बोलूँ तो पेट्रोलियम गैस, आंगड़ा, ठीक है, लकड़ी, खनिज तेल इत्यादि, इन सब का जो है स्वरूप जो है बड़े पैमाने से हमारे समाज में उन्नति रूप में जो है देखने को मिलता है। तो इस कारण से इनका आर्थिक बोल सकते हो कि आर्थिक मजबूती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आर्थिक मजबूती है इन देशों में। बहुत बड़े पैमाने पे जितना क्षेत्र है उस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे बोल सकते हो कि जनरेट करता है इनका जीडीपी। ऐसा नहीं है कि जितना छोटा है, लेकिन जितना है उतने के अकॉर्डिंग अच्छा करता है। अब उसके बाद दूसरा है कृषि। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, जौ आदि जो है यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मिर्च, गोंद, जीरा, छोले इत्यादि जैसे वाणिज्य फसल भी यहाँ पर किए जाते हैं, जिसके कारण कृषि भी एक महत्वपूर्ण कारण है पूर्वोत्तर आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का। ठीक है, अब उस स्थिति में हमारा जो है पशुपालन की बात कर लीजिए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पशुपालन की समृद्ध व्यवस्था देखने को मिलती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा आदि जो है दूध के हेतु पाले जाते हैं और मांस के हेतु पाले जाते हैं, जिसके कारण एक व्यापारिक के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद पर्यटन। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम और असम, ये ऐसे देश हैं जो ऐसे राज्य हैं जो पर्टिकुलर ठंडे और बर्फीले और तथा पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर लोग घूमना और झरने देखना काफ़ी पसंद करते हैं, जिसे वाटरफॉल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन भी एक मुख्य कारण है यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा आकर्षित करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ की प्राकृतिक जो झीलें हैं, पहाड़ियाँ हैं और नदियाँ हैं, वो काफ़ी लोगों को लुभावित करती हैं। अब दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग भी तो इन्हीं क्षेत्रों के व्यवस्था में जाने जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो है सटा हुआ है। तो इस स्थिति में हमारी जो ये व्यवस्था है पूर्ण रूप से हमारा जो समाज है वो इनकी तरफ आकर्षित होता है और आर्थिक मजबूती इन्हें मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत की बात बोली जाए तो पूर्वोत्तर भारत में जो नृत्य और संगीत है, जो कला है,
वो आपका जो बोल सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके के देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर तथा मार्मिक तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ की जो संस्कृति है, जो नृत्य है, लोगों को काफ़ी आनंदित और प्रेमिक व्यवस्था में एक तरफ आकर्षित करती है। ठीक है। और उसके बाद नदी जलवायु, और यहाँ पे जो जलवायु है, जो नदियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से होने के कारण जो है लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और यही सब कारण है पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विशेषताओं की व्यवस्था में जीडीपी में ग्रो करने का। क्लियर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला या क्षेत्रीय परिषदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब देखिए, जिला और क्षेत्रीय परिषद क्या होता है। जिला एवं क्षेत्रीय परिषद एक बोल सकते हो कि कार्य व्यवस्था के रूप में जो है प्रबल भारतीय प्रशासन व्यवस्था को चलाने का एक तौर तरीका होता है। जिला जो कि छोटे स्तर पर देखा जाता है, और क्षेत्रीय परिषद यानी कि जो क्षेत्रों के अनुसार जो है उस क्षेत्र को चलाने के लिए जिला हम बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद जो है छोटे स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है। जो क्षेत्रीय परिषद होता है वो कुछ क्षेत्रों को कंट्रोल करने का काम करता है, उन क्षेत्रों का जो है फैसला लेने का काम करता है। लेकिन जो जिला होता है एक बड़े रूप में भी देखा जाता है, छोटे रूप में भी देखा जाता है। जिला परिषद का संगठन जो है बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जनशक्ति के जन सेवाओं के भावना को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस परिषद में जिला का चयनित व्यवस्था और संख्या और भाजपा जैसे सरकार द्वारा जो है नागरिकता प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद जो है अपने क्षेत्र में अपने लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तथा सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है तथा लोकतंत्रीय देश के रूप में एक जीवन को जीने का कारण बनाती है। और ये कौन करता है? जिला परिषद करता है, यानी कि बोल सकते हो जिला परिषद की व्यवस्था करता है। अब क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद महज अपने क्षेत्रों के हिस्से में ही बटा हुआ आता है, या फिर ये लिमिट में रहता है, अपने क्षेत्र के अलावा ये दूसरे क्षेत्र का इसका कुछ योगदान नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का तर्क व्यवस्था नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये हमारे समाज की दुर्भाग्य व्यवस्था है कि जो जिला व्यवस्था जो है हमारे समाज को पूर्ण रूप से हमारे समाज को जो सही तरीके से चलाने का काम करता है तथा हमारे समाज के लोगों के तर्क वितर्क करने के साथ काम करता है, और हमारे समाज में हो रहे किसी भी प्रकार से शोषण को रोकने का काम करता है। समाज में लोगों की किसी भी प्रकार से मतभेद ना हो, जाति पात पर, धर्म पर जो है किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखने का काम करता है वो क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय स्तर पर जो है काम करना, यानी कि एक क्षेत्र के अनुसार काम करना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। और क्षेत्रीय परिषद जो है विशेष रूप से अपने क्षेत्र में ही कार्य करता है, वो दूसरे क्षेत्र की उसकी लिमिटेशन होती है कि वो अपने क्षेत्र में ही मात्र कार्य कर सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट क्या है? देखिए, इनर लाइन, इनर मतलब यानी कि अंदर, समझ रहे हो? इनर समझा करो संधि विच्छेद करके, जिसमें सरकार या अधिकार व्यक्ति के व्यापारी को एक निर्धारित सीमा करता है कि ऑनलाइन वाणिज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाए। और उसके बाद में इनर लाइन परमिट की बात करी जाए तो इसका जो है सुनिश्चित करने का कार्य होता है, इसका जो काम होता है वाणिज्य या फिर व्यापार की गतिविधियों सांप्रदायिक व्यवस्था में आगे बढ़ाए तथा व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम करता है, जिसके बीच व्यापार को बढ़ाना। इनर लाइन परमिट की प्रक्रिया एक सरकारी अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि जो इनर लाइन जो परमिट है, परमिट का मतलब प्राइवेट रूप में जो है आप काम करते हो, परमिशन लेके काम करते हो, जैसे कोई दुकान खोल लिया तो ये एक परमिट है, ठीक है, लेना पड़ता है हमें। समीक्षा के अनुसार जो है संचालित किए जाने वाले निर्धारित मानकों को रूप में नियम के अनुसार आपको लागू करना पड़ता है, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। और इसके साथ साथ लाइसेंस या फिर परमिट लेना पड़ता है, या फिर अनुमति लेना पड़ता है। परमिट का मतलब होता है अनुमति लेना, या फिर प्रमाण पत्र लेना पड़ता है आप किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने या फिर मतलब बोल सकते हो व्यापार को करने के लिए। आप किसी भी फैक्ट्रीज को ऐसे नहीं लगा सकते, आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को इनर लाइन के रूप में रखा जाता है। और इसका जो दस्तावेज है वो सुरक्षित रूप में कागज़ के अनुसार भी होता है तथा बोल सकते हो कि संचालित परमिट के अनुसार भी होता है, नियम के अनुसार भी होता है तथा व्यापारी व्यवस्था के रूप में भी होता है।
और इसकी इसकी इसी परमिट के कारण जो है मजबूती व्यवस्था को देने के लिए यहाँ पे इनर लाइन का माध्यम यूज़ किया जाता है। सरकार को अनुप्रयोग के रूप में व्यापार को गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इनर लाइन की व्यवस्था अपनाई जाती है। इनर लाइन का मतलब ही होता है कि एक कायदे में एक अंदर आ गया, यानी कि एक खुद के अंदर आ गया। अब उस के अंदर आने के बाद आप जो है पर्टिकुलर हर चीज़ को सोच समझ के कदम उठाओगे कि हाँ भाई, मैं किसी के निगरानी में, किसी ऑब्जर्व के रूप में जो है, ऑब्जर्वर के रूप में जो है मुझे कोई नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने किसी भी व्यापार या फिर व्यापारिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए आपको सरकार के द्वारा जो है एक लाइसेंस या फिर परमिट लेना पड़ता है, या फिर डिजिटल प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। तभी आप अपने व्यापारिक व्यवस्था के रूप में जो है बड़े तौर पर वाणिज्य के रूप में अपना व्यापार स्थापित कर सकते हो, या फिर लगा सकते हो, या फिर विकास कर सकते हो। ये हमारा इनर लाइन परमिट कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नागा मर्दर्स एसोसिएशन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है। नागा मर्दर्स एसोसिएशन, देखो, एक ऐसा संगठन जिसमें नागालैंड के राज्यों के जो मर्दर्स व्यवस्था, जो समुदाय था, एक जाति है मर्दर्स, ठीक है। नागालैंड के नागा, देखो नाम क्या है, नागा, और यहाँ पे नागालैंड, नाम से समझ रहे हो ना कि आगे वाला वर्ड समझ रहे हो। तो मानो कि उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए ही इसकी स्थापना किया गया है। NMA यानी कि नागा मर्दर्स व्यवस्था के रूप में इसकी स्थापना किया गया 1948 में, ठीक है, जिसे हम 1948 में मानते हैं। और इसका समय जो है अवधि, नागालैंड की व्यवस्था को, नागालैंड जो राज्य है उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसके संरक्षण करने के लिए, संरक्षण का मतलब सुरक्षित करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये संगठन जो है, ये एसोसिएशन अपनाया गया था, जिसमें उसकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, वहाँ की राजनीति व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए तथा आर्थिक मांगों को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए इस पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। अब नागालैंड के जो मर्दर्स समुदाय थे, उनके महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए ही इस एसोसिएशन को गठित किया गया था, या फिर सत्यापित किया था, स्थापना किया गया था, क्रिएट किया गया था, मेकिंग किया गया था, या फिर डेवलप किया गया था। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल 371A के तहत जो है नागालैंड के इस राज्य, इस अधिवेशन या फिर इस एसोसिएशन के द्वारा मर्दर्स समुदाय, मर्दर्स, देखो नाम क्या है, मर्दर्स यानी मर, उसके बाद द और स पे र की मात्रा, मर्दर्स समुदाय के रूप में जो है इसमें इन वेतन व्यवस्था, इन समुदायों के बेहतर शिक्षा और उनकी आर्थिक प्रगति के बारे में इस एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए गठित किया गया, जिसमें ये एसोसिएशन पूर्ण रूप से नागालैंड के इस समुदाय के हित के लिए कार्य कर रहा था, वर्क कर रहा था, या फिर अपना डेवलपमेंट कर रहा था, ताकि इस समुदाय को भी सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि ये समुदाय दिन प्रतिदिन अब विलुप्त हो रहा था, खतरे में पड़ रहा था। समुदाय का मतलब होता है ये एक जाति के रूप में था, एक बोल सकते हो कि कमज़ोर जाति जहाँ पे उनका विकास नहीं हुआ। तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नागा मर्दर्स एसोसिएशन की भूमिका की स्थापना किया गया, ताकि इसको नागालैंड के जो ये लोग थे उनको बेहतर तरीके से सिक्योर किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। गॉट इट? अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर क्या है? देखो, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर क्या है, जिसे हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बोलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय रजिस्टर का मतलब यह है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज की प्रक्रिया है। भारत में नागरिकता की मान्यता प्राप्त करने के लिए, मान्यता जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है कि हाँ, हम नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी को हम नागरिकता की राष्ट्रीय रजिस्टर के रूप में देखते हैं। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य व्यक्ति की सूची तैयार करना। यानी कि नागरिकता का जो राष्ट्रीय रजिस्टर्ड है ना, तो इसमें सूची तैयार किया जाता है कि NRC कौन है, यानी कि नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अंदर कौन कौन आता है, एक लिस्ट तैयार किया जाता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं और कितने जनों ने एप्लीकेशन जो है अब बोल सकते हो कि अप्लाई किया है। इन सब का लिस्ट को ही हम रजिस्टर के रूप में देखते हैं। अब रजिस्टर में क्या करते हो, किसी चीज़ का लिस्ट ही तो मेंटेन करते हो ना, कॉमन सी बात है। तो उसको अकॉर्डिंग शब्दों को पकड़ो और सीधा आंसर लिख दो कि नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर क्या है, जहाँ पर भारतीय नागरिकता के राष्ट्रीय व्यवस्था में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब हम अपना एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं या फिर अनुवादन व्यवस्था में अपना हम जो है एक पत्र के रूप में जब हम प्रकाशित करते हैं या फिर आगे देते हैं, तो उस स्थिति में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उसी को नागरिकता राष्ट्रीय रजिस्टर के रूप में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय रजिस्टर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नेशनल, आप एक नेशनल सिटीजनशिप प्राप्त करते हो, तो नेशनल के अकॉर्डिंग ही वर्ड होगा ना। तो इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापक रूप में भारत के अलग अलग राज्यों में जितने भी प्रकार के नागरिक हैं उन सभी का सूची तैयार करना। सूची मतलब लिस्ट तैयार करना, ताकि कौन कौन से लोग हैं, किस क्षेत्र में कितने प्रकार के लोग हैं और किस तरीके के कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में जो है एक सूची तैयार की जाती है, ताकि नागरिकता का प्रधानता व्यवस्था को पूर्ण किया जा सके या फिर पूरा किया जा सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स से 80+ मार्क्स से जो है आपका कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस सेशन में करवा चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके अपने पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करके अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लेने के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अपना और अपने फैमिलीज़ का ध्यान रखें, और स्टडीज़ को बेस्ट तरीके से करते रहिए और नोट्स को तैयार करते रहिए। और हमारे क्लास में जितने भी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास के साथ जुड़ सके और उनका स्टडीज़ बेस्ट तरीके से हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।